गुड मॉर्निंग्स एवरीवन। आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? आप लोग बढ़िया होंगे फ्रेंड्स। और तैयारी भी आप लोग का बहुत शानदार तरीके से मजबूती तरीके से चल रहा होगा। ओके, तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए डेली हम लुसेंट और एनसीईआरटी के धमाकेदार सीरीज लेकर डेली आप लोगों को एक क्लास के तौर पे करा रहे हैं फ्रेंड्स। और ये जो क्लास होती है रिकॉर्डेड क्लास होती है, और एक क्लास जो होती है शाम को लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में भी साथियों आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न, टॉपिक वाइज प्रश्न लेकर आते हैं। मैथ्स के भी प्रश्न हो जाते हैं, रीजनिंग भी हो जाते हैं, उसके साथ जीके जीएस के भी प्रश्न हो जाते हैं। तो ये होता है क्लास, मिक्स क्लास होता है, यानी यहाँ पे सारे प्रश्नों का निचोड़ हम लोग देखते हैं लुसेंट और एनसीईआरटी के बुक के आधार पर। तो फ्रेंड्स ये क्लास आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस होता है, आप लोग इसको भी देखिएगा, इसको भी प्रश्नों को गहनता से अनुसरण करिएगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्टिंग करते हैं। और एक बार मेरे भाई आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। एक फैमिली समझकर जो है इसको बड़ा करने में आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए हम लोग का पहला प्रश्न बहुत शानदार सा यहाँ पे प्रश्न है भाई। यहाँ पे मोगा लोआ दिया गया, यहाँ पे नहीं फ्रेंड्स मोगा नहीं, मोना लोआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? मोना लोआ होना चाहिए, ठीक ना। मोना लोआ इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, यानी मोना लोआ जो है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। समझ सकते हैं कितना बढ़िया सा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए का, यहाँ पे सही जाएगा फ्रेंड्स। सक्रिय ज्वालामुखी को हम लोग यहाँ पे सही करेंगे, यानी एन एक्टिव वोल्केनो। ये जो है मोना लोआ जो है ना, एक प्रकार की सक्रिय ज्वालामुखी मानी जाती है, और ये जो है इसी का एग्जाम्पल है, इसी का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे साथियों ए ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स सेकंड प्रश्न है कि वेयर इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द विंड एज इन इंडिया। बहुत अच्छा सा प्रश्न बात किया गया कि भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ से, विल्ड एनिमल, ठीक है। विल्ड एज इन इंडिया, यानी भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ पे होता है? तो वह होता है कच्छ के रण में होता है। कहाँ पे होता है मेरे साथियों? कच्छ के रण में होता है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही कर लीजिएगा, कभी भी भूलना नहीं है। जो भी आप लोगों को हम प्रश्न करा रहे ध्यान से सुनिएगा, बारीकी से सुनिएगा तो बहुत कुछ याद हो जाएगा। तो भारत में फ्रेंड्स जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ पे होता है? तो कच्छ के रण में होता है। ओके, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, देख लीजिएगा थर्ड नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न बढ़िया है। ओके, यहाँ पे फ्रेंड्स थर्ड नंबर प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। बिल्कुल सही बात है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है फ्रेंड्स? है तो आप लोग के दिमाग में आना चाहिए कि सर इंदिरा पॉइंट है। ओके, इसकी दूरी भूमध्य रेखा से कितनी होनी चाहिए? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो इसकी जो दूरी जो है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर है, यानी 876 किलोमीटर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, सी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला। यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग पास इन द इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित दारा निम्न में से कौन सा है? जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है फ्रेंड्स, इसके उत्तर पश्चिम भाग में स्थित एक दारा है। ओके, उस दारा का नाम पूछा जा रहा है, उस दारा का क्या नाम है? तो उस दारा का नाम बोमडीला है। क्या है भाई? बोमडीला। ऑप्शन ए सही जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न 5 नंबर है कि ब्राह्मणी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, यानी ब्राह्मणी जो है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, जो ब्राह्मणी नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये महानदी की सहायक नदी है। बी ऑप्शन यहाँ पे फ्रेंड्स सही चला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करेंगे मनी एक्सपेंशन की बात किया गया है। यहाँ पे हाउ कैन मॉनेटरी एक्सपेंशन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड, यानी मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से मतलब बहुत बढ़िया तरीके से उसको वर्णित किया जा सकता है। किस तरह से? तो उसका जो हाई प्राइस होगा ना, उसके माध्यम से किया जा सकता है। ओके, हाई प्राइस याद कर लीजिएगा कि जो मुद्रा प्रसार होता है, मॉनेटरी एक्सपेंशन होता है, इसको सबसे अलग तरीके से वर्णन करना, जिसे उसका सबसे मोस्ट जो पॉइंट होता है हाई प्राइस होता है। ओके,
अगर बात करते हैं 7 प्रश्न की कि भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, उसको मिनिमम रिजर्व रेशियो यानी न्यूनतम रिजर्व अनुपात उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको न्यूनतम रिजर्व अनुपात बोला जाता है। तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, मिनिमम रिजर्व रेशियो सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का उदाहरण क्या है? बहुत अच्छा सा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या होता है, उसका रीजन क्या होता है? तो उसका मेन रीजन होता है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए में फर्स्ट में दिया गया है ये सही जाएगा, ठीक है। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता जो होता है ये फ्रेंड्स जो होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की जो होता है रीजन माना जाता है, कॉज माना जाता है। ओके, तो ए ऑप्शन सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला प्रश्न देखिए कितना बढ़िया बढ़िया शानदार सा प्रश्न आप लोगों के लिए डेली लेकर आते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग का एक रोल बनता है कि क्लास की सेशन को आप लोग शेयर करिए जो भी आप लोगों के पास ग्रुप होंगे। ओके, व्हाट इफेक्ट विल रिडक्शन इन द बैंक रेट हैव एन ऑन लोकल एबिलिटी, यानी बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रश्न बढ़िया है, आप लोगों को सही आंसर करना होगा। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स बी ऑप्शन यहाँ पे सही जा रहा है, लोन्स विल इंक्रीज, यानी ऋण जो होता है बढ़ जाता है। क्या होता है? ऋण जो होता है वह बढ़ जाता है। ओके, तो बी ऑप्शन साथियों सही जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स की विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट डज नॉट यूज ए कोट, यानी कोट जो दिया गया है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित नहीं है? ठीक है, कोट जो है किस खेल से संबंधित नहीं है फ्रेंड्स? टेनिस से है भाई, खो खो से भी है, कबड्डी से है, लेकिन पोलो से जो है ना कोट नहीं होगा। याद रखना होगा, पूछा जाता है, हो सकता है अगला बार एग्जामिनर इसी प्रश्न को सेट कर सकता है कि कोट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, नहीं की जगह पे यहाँ पे कह देगा है। तो आप लोग टेनिस, खो खो, कबड्डी को याद रख लीजिएगा, ऑप्शन में दिया रहेगा, आप लोग उसको फट से टिक कर सकते हैं। लेकिन नहीं बोलेगा तो पोलो आप लोग याद कर सकते हैं, पोलो सही जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत है किस वर्ष किया गया था? तो फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला ऑस्कर पुरस्कार की बात किया गया है, तो ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता था फ्रेंड्स 1929 में दिया जाता था, 1929 में दिया जाता था। ओके, ऑस्कर पुरस्कार तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया गया था। ओके ना, 1929 में। आगे यहाँ पे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 12 है कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खान का संबंध तो शहनाई से है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन बिल्कुल हम लोग यहाँ पे सही कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 13 है। 13 प्रश्न है कि भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, वेर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी लोकेटेड? बहुत प्यारा सा प्रश्न है, तो ये हो जाएगा कलकत्ता। कहाँ पे फ्रेंड्स है? कलकत्ता शहर में। भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे? कलकत्ता शहर में। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न नंबर जो 14 है कि विश्व आदिवासी दिवस है प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है कि विश्व आदिवासी दिवस जो मनाया जाता है ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त को प्रति वर्ष मतलब हर साल जो है विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 15 प्रश्न है। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? यानी वेयर वाज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट समिट हेल्ड इन 1997? इसका सम्मेलन का आयोजन जो है, पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? फ्रेंड्स बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, क्वेटो में किया गया था। क्वेटो जो सम्मेलन है ना, वहीं पे जो है पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न यहाँ पे जो 16 प्रश्न दिया गया है कि विच कैटेगरी इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, यानी राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो यहाँ पे अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, नेशनल पार्क की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये सही कर लीजिएगा आप लोग। ओके, ये जो है फ्रेंड्स ये राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ये इसके संवर्ग में नहीं आते, इसको शामिल नहीं किया गया। संवर्ग के मतलब होता है शामिल, इंक्लूड होता है। ओके, तो ऑप्शन ए सही जाएगा।
अगर फ्रेंड्स यहाँ पे 17 प्रश्न की बात करेंगे कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नेशनल पार्क एक तरफ दिया गया और यहाँ पे इस साइड दिया गया स्टेट का नाम दिया गया है। ठीक है, बंदीपुर की बात किया गया तो ये कर्नाटक बिल्कुल सही है। राजा जी की बात किया गया उत्तराखंड सही जाएगा। सिमली की बात किया गया उड़ीसा, लेकिन यहाँ पे पिन वैली की बात किया गया सिक्किम में, ये गलत जाएगा। पिन वैली जो है सिक्किम में नहीं पड़ता है। ओके, तो हम लोगों का आंसर डी ऑप्शन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स 18 प्रश्न की बात करेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे निम्नलिखित में से जैव निम्नकरणीय कौन सा है, मतलब यहाँ पे कौन जो है जैव निम्नकरणीय है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे रबड़ का, बिल्कुल सही जाएगा भाई, रबड़ जो है जैव निम्नीकरण हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग ए ऑप्शन को सही कर सकते हैं। इसके आगे बात करेंगे प्रश्न 19 है। 19 प्रश्न है कि किस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होतु कहा जाता था। प्रश्न बढ़िया है। ओके, किस वेद के ऋचाओं को, ऋचाएं जो होती थी हिम्स होते थे, इनको पढ़ने वाले ऋषि को होतु के नाम से जब बुलाया जाता था, या फ्रेंड्स हेतु कहा जाता है, हेतु, होतु या हेतु कहा जाता था। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स ऋग्वेद को, किसको भाई, ऋग्वेद को, ऋचाओं को पढ़ने वाले, तो यहाँ पे ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले ऋषि होते थे उनको होतु के नाम से ही बोला जाता था। ओके फ्रेंड्स, तो डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। प्रश्न 20 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है वेदांग नहीं है, कौन जो है वेदांग नहीं है। तो भाई ज्ञान की बात किया गया है, यहाँ पे ज्ञान जो है किसी भी प्रकार का वेदांग नहीं हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। 21 प्रश्न है कि निम्नलिखित दर्शन और उनके प्रवर्तक में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। नहीं वाला प्रश्न बहुत अधिकांशतः एग्जाम में फ्रेंड्स देखने को मिल जाता है। ओके, तो अगर न्याय दर्शन की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध हो जाते हैं, सांख्य का कपिल होते हैं, वैश्विक का उल्लुक हो जाते हैं, और उत्तरी मीमांसा का जैमिनी दिया गया, ये गलत जाएगा। ठीक है, उत्तरी मीमांसा की बात क्या है, जैमिनी गलत जाएगा। तो हम लोगों से नहीं पूछा गया सुमेलित कौन सा है विकल्प, तो यहाँ पे हम लोग सी ऑप्शन को राइट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा 22 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है, मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है। ठीक है, तो पहले ही ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, पहले अकबर दिया गया, इसके बाद शाहजहां दिया गया और इसके बाद जहांगीर दिया गया। ये पहले ही यहाँ पे गलत दे दिया गया, पहले यहाँ पे गलत होगा, पहले अकबर होगा। क्या होगा, पहले अकबर होगा, तब जाकर जहांगीर होगा, तब जाकर शाहजहां होगा, जिसे बी ऑप्शन में दिया गया। आप लोग देख सकते हैं BCD जो यहाँ पे जो मुगल शासकों का क्रम दिया गया है, ये बिल्कुल सही देगा। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, पहले जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मतलब अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर इसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आएंगे, इसके बाद हुमायूं आएंगे, बाबर आएंगे और अकबर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रख लीजिएगा। 23 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। तो बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में नवाब अब्दुल लतीफ खान को जाना जाता है। फ्रेंड्स, इनको जाना जाता है, नवाब अब्दुल लतीफ खान को। ओके, मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक। 24 प्रश्न है कि अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था। तो फ्रेंड्स 1571 में किया था, 1571 ईस्वी में किया था। ओके, सी ऑप्शन सही जाएगा। अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी जो है किस वर्ष स्थानांतरित किया था, 1571 में किया था। आगे बात करते हैं 25 प्रश्न की झलकी की संधि निम्न में से किनके मध्य हुई थी। झलकी की संधि निम्न में से किनके मध्य हुआ था। तो फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच हुआ था। इसके बीच निजाम और बाजीराव बाला के बीच जो है झलकी की संधि हुआ था। ऑप्शन ए सही जाएगा। 26 से प्रश्न है कि चार्ल्स मेटकॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी। ये भी प्रश्न बढ़िया है, तो 1809 में हुआ था, 1809 आप लोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 27 के 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था। 1857 की जो क्रांति हुआ था उसको सिपाही विद्रोह के नाम से दिए जाने वाले जो नाम है TR होम्स का है। किसका नाम है फ्रेंड्स, TR होम्स का है। सॉरी फ्रेंड्स, TR होम्स नहीं हो जाएगा, लॉरेंस सिले का नाम आता है। किसका नाम आता है भाई, लॉरेंस सिले का नाम आता है। ठीक ना, जो 1857 की क्रांति हुआ था जिसको सिपाही विद्रोह कहा गया था, लॉरेंस सिले के द्वारा कहा गया था। लॉरेंस और सिले का नाम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, 28 प्रश्न है कि फरायाजी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। फरायाजी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो शरीयतुल्लाह मियां के द्वारा। यहाँ पे बी ऑप्शन देख सकते हैं, शरीयतुल्लाह मियां के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कितनी मानी गई है? प्रश्न बढ़िया है। तो बात करेंगे 50 मानी गया है। कितना माना गया फ्रेंड्स? 50 माना गया। ओके, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या जो माना गया 50 माना गया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे कि परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कुल कितने सीटें जो होनी चाहिए, आरक्षित होनी चाहती है? तो 84 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में जो सीटों को आरक्षित किया गया 84 किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स 31 प्रश्न है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो मेरे भाई याद रख लीजिएगा, कार्य अवधि जो होता है यह इनका मई से अप्रैल तक होता है। जो प्राक्कलन समिति के जो मेंबर्स होते हैं फ्रेंड्स, इनका जो कार्य अवधि होता है यह मई से अप्रैल तक होता है। प्रश्न 32 है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए थे? तो भाई याद रख लीजिएगा 13 दिसंबर 1946 को किए थे, यानी 13 दिसंबर 1946। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में महाअभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो भाई याद रख लीजिएगा ब्रिटेन से लिया गया। किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। डी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है? किस वाद ने? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है कि किस वाद ने सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान को अंग नहीं माना है? तो भाई बेलवाड़ी याद आप लोग याद रख लीजिएगा। ओके, बेलवाड़ी वाद जो है ना, ये सर्वोच्च न्यायालय ने भाई प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है ये। आगे बात करेंगे प्रश्न 35 है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हित की सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 29 में किया गया। आर्टिकल 29 यानी 229 में किया गया, 29 में। ठीक है। 36 है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त नहीं है वह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। यहाँ पे सही जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स 37 प्रश्न है कि केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन किसकी संस्तुतियों के आधार पे किया जाता है? तो इसका जो विभाजन होता है वित्त आयोग के जो है इन्हीं के आधार पे किया जाता है, फाइनेंस कमीशन के आधार पे किया जाता है। प्रश्न बात करेंगे 38 का भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपचयिक होता है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो याद रख लीजिएगा मेरे भाई, वह होता है फ्रेंड्स ग्लूकोज होता है। कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है अपचयिक। नेक्स्ट बात करते हैं 39 की सार्वजनिक मूत्रालय में दुर्गंध किस गैस के कारण आती है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, प्यारा सा है। तो अमोनिया की वजह से आता है। सार्वजनिक मूत्रालय में दुर्गंध जो आता है ये किस गैस के कारण? अमोनिया गैस के कारण आता है। नेक्स्ट बात करेंगे 14 प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है भाई? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन को माना गया। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वह मीथेन है। आगे देखिएगा 41 प्रश्न है, गति के नियम का प्रतिपादक जो है न्यूटन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स 42 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है उष्मा की इकाई नहीं है? तो कैलोरी है भाई, किलो कैलोरी भी है, किलो जूल है, लेकिन वाट तो शक्ति का हो जाएगा। डी ऑप्शन सही कर लेंगे, उष्मा की इकाई ये नहीं है। 43 प्रश्न है भाई कि यदि 100 वाट के 5 बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो कुल विद्युत खपत कितना होना चाहिए? तो फ्रेंड्स 10 यूनिट होना चाहिए। कितना यूनिट होना चाहिए? 10 यूनिट होना चाहिए, क्योंकि 100 वाट का 5 बल्ब जल रहा है तो 20 घंटे में 10 यूनिट जलेगा। ओके, आगे नेक्स्ट बात करते हैं 44 प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगने से उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भार जो होता है बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, लोहे पर जंग लगेगा तो उसका भार स्वाभाविक रूप से बढ़ता है भाई कि वह बढ़ जाएगा। 45 प्रश्न है कि सरसों का वनस्पति का नाम क्या हो जाएगा? तो सरसों का जो वनस्पति का नाम है फ्रेंड्स वह है वास्प्रिक कंपोस्टिंग सही कर सकते हैं। ठीक है, ब्रासिका, सॉरी माफ कीजिएगा, ब्रासिका कंपोस्टिस्ट आप लोग सही कर सकते हैं, ब्रासिका कंपोस्टिस्ट। 46 प्रश्न है कि सूत्र विभाजन की सबसे लंबी अवधि कौन सी है? तो सूत्र विभाजन की सबसे लंबी अवधि जो माना गया प्रोफेज को माना गया। नेक्स्ट बात करेंगे 47 प्रश्न है कि ग्लाइकोजन शरीर में कहाँ पे संचित होते हैं? तो ये होते हैं फ्रेंड्स यकृत और पेशिया, लीवर्स और मसल में जो होते हैं ग्लाइकोजन जो होते हैं शरीर में संचित होते हैं। 48 प्रश्न भाई देखिएगा, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक माना गया। क्यों भाई शरीर के लिए एंजाइम क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि यहाँ पे दे एक्ट्स
एच कैटालिस्ट फॉर दी बायोकेमिकल्स रिएक्शन, यानी जैव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। ओके, 49 प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या माना गया है? तो ये माना गया है मोनोसेकेराइड्स को माना गया। किसको माना गया भाई? मोनोसेकेराइड को कार्बोहाइड्रेट का पाचन माना गया। अगर 50 से प्रश्न की बात करते हैं कि यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है, तो ये होता है यकृत में होता है, लीवर्स में होता है। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे भाई 50 प्रश्न आप लोगों के लिए डेली लेकर आ रहे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रह रहा है। तो ये क्लास मेरे साथियों आप लोगों को कैसा लगा होगा जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा और इस सेशन को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।